Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is the video on daily topic-wise news analysis where we cover the news from two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. And in this session, I will try to make you understand the news in a very simple way so that it can be helpful for you in the prelims and mains examination. So let's get started. So these are the topic lists that I'll be discussing with you. So today is 28th of July. So the first topic is India need to revamp its foreign policy. The second topic is affordability of healthy balanced diet. The third topic is Covaxin get DSMB not for the human trials. And the last topic is women rights and marriages. So these are the four important topics for the day. And apart from this, we'll have MCQs question at the end of this video with the explanation of previous day question. तो जो कल के सवाल थे उसके आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा और वीडियो के अंत तक आप बने रहें ताकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप देख पाएँ. और आप में से जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन ऑन दिस वीडियो. So starting with the topic, starting with a complete analysis. So the first topic is India need to revamp its foreign policy. So this is the editorial from the Hindu. आपको आज के हिंदू में ये चीज़ें मिल जाएगी. बात करें इस न्यूज़ के इम्पोर्टेंस की तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 के लिए, राइट. और प्रीलिम्स में कुछ एक आध सवाल आपसे फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं हर जो कंट्रीज के साथ हमारे बैलेटरल रिलेशंस है, कहीं कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उससे डायरेक्ट प्रीलिम्स में सबसे सवाल पूछ ली जा सकते हैं. सो देखते हैं पहले बैकग्राउंड के साथ क्या क्या बातें की गई है. इंडिया की जो रिलेशंस है अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ या दूसरे कंट्रीज़ के साथ वो किस तरह से रही है, जो इस आर्टिकल में डेल्ट है हम उससे थोड़ा सा और चीज़ों को सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करेंगे. So India was seen as a national riser power in terms of the South Asian और Indian Ocean region. जो IOR का जो रीजन है या जो साउथ एशिया का रीजन है उसमें इंडिया की अगर बात करें डोमिनेंस की या फिर रिकॉग्निशन की तो काफ़ी अच्छी थी. एंड इंडिया वाज अ डी फैक्टो लीडर इन द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉपरेशन, इसको सास भी कहते हैं. उसमें इंडिया एक डी फैक्टो मेंबर की तरह और एक काफ़ी अच्छा बेसिकली रोल मेकर प्ले जिसको बोलते हैं प्रोएक्टिवली तरीके से इंडिया ने बेसिकली अपना रिलेशनशिप समझने और समझाने की कोशिश की दूसरे कंट्रीज़ को. उसके अलावा इट हैज़ अ हिस्टोरिकल एंड कल्चर टाइल विद नेपाल. बात करें नेपाल के साथ भी हमारी काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप थी जो कि अब और वर्तमान में नहीं है. प्रेजेंटली विद द कंडीशन इज़ नॉट वेरी वेल, मैं आपको आगे उसके बारे में बताऊंगा. एंड इट हैज़ एन्जॉय अ गुडविल इन्फ्लुएंस ऑन द श्रीलंका एंड बांग्लादेश. सो इंडिया की जो रिलेशन श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ थी वो भी काफ़ी अच्छी थी. But the things are not going well in the present context. Now it has made investment worth billion in the dollar in the Afghanistan and post Taliban stakeholders in the Kabul. उसके बाद यहाँ पे भी कुछ मिडिल ईस्ट की जो रीजन है वहाँ पे भी प्रॉब्लम है इंडिया के साथ. Now it has committed to itself to the multilateralism in the Central Asian connectivity projects with Iran being its gateway. Now ये तो एक बैकग्राउंड है ना. बात करें अगर प्रेजेंट सिचुएशन की तो किस तरह से चीज़ें बदली है. तो एट प्रेजेंट की अगर बात करें तो इंडिया इज़ परहैप्स इट्स ग्रेवेस्ट नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, जहाँ पे चाइना के साथ अभी हमारी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो डिस्प्यूट्स हैं वेस्टर्न बेसिकली जो लद्दाख का जो वेस्टर्न सेक्टर का जो रीजन है बेसिकली ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन्स पे, सो दैट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड चाइनाज रिलेशन. उसके अलावा द बॉर्डर है देयर हैव बीन वॉयलेंट बेसिकली अगर बात करें क्लैशेस की तो फर्टिलिटीज़ वेज देयर इन द 45 ईयर्स. और ये बेसिकली मैं आपको इंडिया और चाइना के बारे में बता रहा हूँ. एंड सार्क इज़ ऑल्सो आउट ऑफ द जॉइंट. जो सार्क की जिस तरह की जो ग्रेविटी थी, जो नेशन कॉन्ट्रीब्यूशन था नेशन बिल्डिंग में, वो भी कुछ सालों में काफ़ी कम दिखा है. बात करें नेपाल के साथ तो नेपाल के साथ भी नेपाल हैज़ टर्न इनटू हॉस्टाइल, जहाँ पे उन्होंने एक न्यू मैप बनाया है और कुछ रीजन जो है बेसिकली नेपाल और इंडिया के जो बॉर्डर्स रीजन्स है, काला पानी का जो रीजन्स है, दैट आर देयर इन द नेपाल न्यू मैप. श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने अपना जो रुझान है टूल्टेड टू चाइना, चाइना की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है. एंड दे आर टेकिंग द मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ द चाइना, राइट. जो इंडियन ओशन रीजन है तो चाइना इज टेकिंग दिस रीजन एज एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर हब. बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में जिस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आई, उस वजह से हमारे बांग्लादेश के साथ भी रिलेशन काफ़ी अच्छे नहीं हैं. अफ़गानिस्तान की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो भी वो हमने देखा है अफ़गानिस्तान वाले रीजन पे. उसके अलावा ईरान की अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊँ तो ईरान में जो रेल प्रोजेक्ट थी रिसेंटली आपने न्यूज़ में इसको डिटेल में भी समझा होगा, मैंने इसको बताया आपको. तो छाबहार पोर्ट में जो रीजन्स हैं गल्फ ऑफ ओमान में, जिसको जिद्दान भी कहते हैं,
वहाँ पे जो रेलवे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जो रेल प्रोजेक्ट थी, वहाँ पे विदाउट इंडिया ईरान हैज़ अनाउंस कि इट विल बी मूविंग फॉरवर्ड, और वो सारी चीज़ों को विदाउट इंडिया लेकर के चलेगा, राइट। सो दिस इज़ द वर्स्ट सिचुएशन। ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपको हर कंट्रीज़ के साथ जो क्लैशेस हैं या जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसके बारे में मैंने बताया। तो बात करें यूएस लाइन फार्मूला की, तो बेसिकली इंडिया को ऐसा देखा गया है कि जो यूएस की जो फार्मूला है उस पर इंडिया चल रही है, बट ऑफिशियली इट इज़ कमिटेड टू मल्टीलैटरलिज्म, बट इंडिया हैज़ मेंटेन अ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वुड रिमेन इन द बैकड्रॉप ऑफ द पॉलिसी थिंकिंग। और अगर बात करें स्टडी इरोजन की, तो इंडिया के जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है दैट्स प्रीडेट्स द करंट गवर्नमेंट। तो दिस इज समथिंग विच इज़ इन लाइन विद द यूएस फार्मूला। यूएस गवर्नमेंट में इस तरह से चीज़ें कर चलती हैं काम। नाउ इंडिया बिकेम स्टडी अलाइंड विद द पॉलिसीज विद द यूएस इंटरेस्ट। तो बहुत सारी काम ऐसे की गई है जो यूएस के इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके इंडिया ने दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की है। एंड इंडिया हैज़ ऑल्सो, इसी का एग्जाम्पल है, इंडिया हैज़ वोटेड अगेंस्ट ईरान एट द यूनाइटेड नेशन। बेसिकली तो जो पाइपलाइन की जो प्रोजेक्ट्स थे, और उसके बाद हमारी जो ट्रेड टाइज है ईरान के साथ वो काफ़ी कम हो गई। सो दिस डिसीजन वॉज टेकन टू इन द इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स के फेवर को ध्यान में रखते हुए इस तरह के डिसीजन लिए गए, और जो कॉन्सिक्वेंसेस है अल्टीमेटली वो इंडिया को ब्रोन करना पड़ा, राइट। अब बात करें कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की, जिसकी वजह से भी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके रिलेशनशिप हमारे ख़राब चल रहे हैं। तो लास्ट 2 डिकेड्स में ये देखी गई है कि गवर्नमेंट हैज़ मेनली केप्ट द डोमेस्टिक ऑडियंस इन द माइंड, और जो फॉरेन पॉलिसी है उसके कॉन्सिक्वेंसेस एडवर्सली देखने को मिले हैं। फर्स्ट अगर मैं बताऊं, जिस तरह से सीए पास की, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट थी, उसकी जो पूरी नैरेटिव थी, जो सिटीजनशिप को परसुएट करना, या जो माइनॉरिटीज़ हैं सेलेक्टेड नेबरिंग कंट्रीज़ के, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बेसिकली नेपाल के रीजन्स के भी लोग हों, नेपाल के साथ भी पीछे हुई है अभी। वी आर मोर कंसर्न टू द बांग्लादेश। तो यहाँ पे जो सीए को लेकर के जो इश्यूज़ है, उस वजह से भी जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में इंडिया और बांग्लादेश में जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हुए। और सेकंड है दैट इज़ द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन द जम्मू एंड कश्मीर। उस वजह से हमारे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, या फिर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, इन कंट्रीज़ के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं हैं। सो इंडिया सीरियसली नीड टू थिंक अपॉन इट, और क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो जो प्रेजेंट क्राइसिस है, वहाँ वी नीड टू रिकवर द फॉरेन पॉलिसी, जो ट्रैजेक्ट्री होती है फॉरेन पॉलिसी की, जो स्पीड होती है, जो पेस होती है, जो पाथवे होती है, उसको सही करने की ज़रूरत है। एंड द बिग पावर वर्थ विद द वर्ल्ड बिगेस्ट मिलिट्रीज। इंडिया को अगर देखे जाए तो वर्ल्ड की जो बिगेस्ट मिलिट्रीज हमारे पास है, उसके अलावा एक नेचुरल नेवल फोर्सेस हमारे पास है। बट इन सारी चीज़ों के अलावा जो बैकड्रॉप जिस वजह से है, वो है कि नेबरहुड की जो हमारी जो पॉलिसी है वो अच्छी नहीं है। एंड इंडिया कंट्री नीड टू रीस्ट्रक्ट द डिप्लोमेसी ट्रैजेक्ट्री। जो मैंने आपको बताया, जो पाथवे है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है, और एक म्यूचुअल बेनिफिट के साथ कार्य करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हमारे जो इमीडिएट नेबर्स हैं, या फिर जो हमारे वैसे पुराने कंट्रीज़ के साथ जिनके बायलैटरल रिलेशनशिप अच्छे रहें, उनको और अच्छा किया जाए, ना कि ख़राब किया जाए, राइट। Now the second topic is affordability of the healthy balanced diet. This is there again in the Hindu, और इसमें कुछ बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट बातें की गई है जो आप ऐसे पेपर में भी यूज़ कर पाओगे। ऐसे के लिए भी ये चीज़ें काफ़ी रेलिवेंट होगी। उसके अलावा जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। नो अकॉर्डिंग टू द न्यू जो एनालिसिस की गई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो FAO है, FAO के बारे में भी आप थोड़ा विकीपीडिया से पढ़ सकते हैं। तो जो FAO है, उन्होंने कुछ अपनी एस्टिमेशन दी है, कुछ सर्वे किया। उनके मुताबिक मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया हैव लिविंग अबव द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के ऊपर रह रहे हैं, बट अभी भी दे कैन नॉट अफोर्ड द हेल्दी एंड न्यूट्रिशन डाइट। जो अबव पॉवर्टी लाइन की जो डेटा है, बेसिकली अगर मैं डॉलर्स में बताऊं, तो 1.90 के आसपास जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, उसको अबव पॉवर्टी लाइन के आसपास रखा जाता है। नाउ इसी साल जो FAO है, उन्होंने पार्टनरशिप किया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और रिपोर्ट पब्लिश की थी फूड सिक्योरिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उसमें ये पाया गया कि जो फूड सिक्योरिटी है और जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है 2020, वो उसमें कुछ डेटा रिलीज़ किए गए हैं, उसी को हम डिटेल में यहाँ पे समझ रहे हैं। एंड द न्यू फीचर ऑफ SOFI, जो स्टेट फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशनल, जो है इसमें डिटेल एनालिसिस की गई है फॉर द कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्दी डाइट्स अराउंड द वर्ल्ड, कि कितनी खर्च कर रहे हैं लोग। जो बेसिकली 3 सेगमेंट आगे मैं आपको बताऊंगा, जो एक एवरेज फूड्स होते हैं, या एक
एक गुड क्वालिटी के फूड है और एक अबव एवरेज जो फूड्स हैं उसमें क्या क्या अंतर है और किस तरह से लोग खर्च कर रहे हैं, राइट। तो क्या रीजंस हैं, सबसे पहले आप ये समझ लो कि बेसिकली जो जिस तरह से डिस्पैरिटी देखने को मिली है, तो एनालिसिस ने कुछ कंफर्म किया है कि जो प्रॉब्लम है दैट इज देयर विद द पुअर न्यूट्रिशन इन इंडिया, दैट इज लार्जली अकाउंट ऑफ द अनअफोर्डेबिलिटी ऑफ द गुड डाइट, क्योंकि लोग गुड डाइट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे एंड नॉट हैविंग द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द न्यूट्रिशन एंड टेस्ट कल्चरल प्रेफरेंसेस, because many people are not actually aware about the nutritional food, the diets that is required for the body, the minerals, the essential vitamins that is required is not being making aware of the people by the India. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दे आर मोस्टली डोमिनेटेड इन द कार्बोहाइड्रेट फूड्स, और जो लार्ज मेजोरिटी ऑफ इंडिया दे कैन नॉट अफोर्ड द बैलेंस डाइट. जो बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट इंक्लूड प्रोटीन, बैलेंस डाइट इंक्लूड फैट, बैलेंस डाइट इंक्लूड मिनरल्स, बैलेंस डाइट इंक्लूड milk items and nuts and all etc things, right? So these are the components which comprises of the balanced diet. Now types of अगर डाइट की बात करूँ तो 3 इंपॉर्टेंट डाइट्स बताए गए हैं जो फॉलो कर रहे हैं लोग, और जो इंडिया की जो कैटेगरी है वो बेसिक एनर्जी सफिशिएंट के कैटेगरी में आती है. जो 3 कैटेगरी है उसमें होता क्या है कि द वन रिक्वायर्ड कैलोरी इंटेक टू मीट बाय कंज्यूमिंग द चीपेस्ट स्टार्ची फूड, जैसे राइस हो गई, वीट्स हो गई, ये सारी चीज़ों के थ्रू जो डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाती है. और जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2329, दैट इज 2329, वो हेल्दी यंग वुमेन ऑफ 30 ईयर्स कैन बी टेकन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस के इसको ले जाते हैं. तो ये कैटेगरी इंडिया में सबसे ज़्यादा है. उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज़ न्यूट्रिशनल एडिक्वेट. यहाँ पे क्या है कि जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसके साथ साथ 23 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो शरीर में ज़रूरत होती है उसको पूरा किया जाता है, राइट. एंड दीज डाइट इंक्लूड लीस्ट कॉस्ट विद द डिफरेंट ग्रुप. यहाँ पे जो तादाद है वो थोड़ी कम है. नाउ थर्ड ग्रुप की बात करें हेल्दी डाइट, तो हेल्दी डाइट की जो कैटेगरी है वहाँ पे आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ जो कंजम्पशन ऑफ डाइवर्स फूड आइटम्स विच इंक्लूड्स बेसिकली 2 डाइट्स होते हैं यहाँ पे. तो स्टार्ची फूड्स के साथ साथ प्रोटीन, लेग्यूमिन, मीट्स, एग, डेयरी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फैट्स, ये सारी चीज़ों की कंजप्शन एक साथ की जाती है. सो दिस इज़ ऑन द हायर साइड. यहाँ पे ये हेल्दी डाइट की कैटेगरी में आती है. सो दिस इज़ यहाँ पे जो एवरेज है वो $4 के आसपास की रिक्वायरमेंट है. एंड दिस इज़ वेयर द एवरेज सैलरी ऑफ एवरेज डे जो है $2.0 की रिक्वायरमेंट है. और मैंने आपको फर्स्ट बताया था दिस वन, यहाँ पे जो फर्स्ट वाली है यहाँ पे 1.90 के आसपास की डॉलर की कैलोरी रिक्वायरमेंट, मतलब इतनी रिक्वायरमेंट है अमाउंट की, देन ओनली पीपल कैन अफोर्ड इट, राइट. नाउ डिफाइंड बाय द तेंदुलकर कमेटी. तेंदुलकर कमेटी के बारे में आपने पढ़ा होगा. तो इन्होंने पॉवर्टी के बारे में 2011-12 में कुछ रिकमेंडेशन दी थी. तो इनका कहना था कि जो 33 रुपीज़ पर डे है इन अर्बन एरियाज़ में होनी चाहिए और 27 रुपीज़ पर डे इन रूरल एरिया में होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग टू द $1 के हिसाब से जो इंटरनेशनल पीपी प्राइजेज हैं. बट अभी इसको और बढ़ा दिया गया है बिकॉज दिस इज समथिंग लॉकडाउन के बाद इतने कम पैरामीटर्स पे, ये बहुत पुरानी तेंदुलकर कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं सरकार की तरफ से, बट देन ऑल्सो अभी भी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम है. नाउ कंक्लूजन पे अगर समझें तो इफ़ वी वांट टू रिड्यूस द मैल न्यूट्रिशन इंडिया से अगर ख़त्म करनी है और फूड इनसिक्योरिटी को ख़त्म करना है तो वी हैव टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अफोर्डेबिलिटी एंड द हेल्दी डाइट्स. तो लोगों को कुछ कस्टमाइज फूड्स दिए जाने की ज़रूरत है जहाँ पे बेसिकली वी नीड टू हैव अ हाई क्वालिटी ऑफ फूड. सोयाबीन्स हो गए या इस तरह की प्रोटीन डाइट या फिर आयरन रिच डाइट्स जो हैं वो बच्चों को मिड डे मील के थ्रू भी दिया जा सकता है स्कूल्स में. एंड एटलीस्ट जो बेसिकली जो न्यूट्रिशनल मील्स है लाइक प्रोटीन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट शुड बी इंश्योर्ड इन द मेजॉरिटी ऑफ पीपल and particularly at this time of crisis, right? Now moving to the third topic, that is Covaxin gets DSMB not for the human trial. This is there in the Hindu. और ये कुछ एक गुड न्यूज़ है रिलेटेड टू द कोवैक्सिन. तो क्लिनिकल ट्रायल की जो स्टडी की गई थी उसकी जो सेफ्टी और इफेक्टिवनेस है उसको देखते हुए जो हमारी डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड है इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लेंगे. दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो ये आपको इसने अप्रूवल दिया है कि आगे और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको रिक्रूट किया जा सकता है ट्रायल के लिए, राइट. और जो DSMB है दैट हैव गिवन द नॉट आफ्टर द रिव्यू डेटा कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट 50 पार्टिसिपेंट दैट वर वैक्सीनेटेड. तो इनिशियली जो 50 लोगों को वैक्सीनेट की गई थी उसके जो रिजल्ट्स आए उसी बेसिस पे आगे अप्रूवल दी गई है.
तो बात करें कोवैक्सीन है क्या। कोवैक्सीन बेसिकली हमारे इंडिया में जो इंडिया के जो नेटिव कंपनी है, इंडिया बेसिकली भारत बायोटेक, उसकी कोलैबोरेशन में इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे है, उनकी कोलैबोरेशन के साथ कोवैक्सीन बनाई जा रही है। एंड दिस इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय द भारत, जो बायो सेफ्टी लेवल है 3 BSL 3 को फॉलो किया जा रहा है, और एक हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है, वहाँ पे इसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। जो परमिशन है दैट वाज ग्रांटेड आफ्टर द कंपनी सबमिटेड द रिजल्ट। जो प्री क्लिनिकल ट्रायल के जो रिजल्ट्स थे जो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री थे इम्यून रिस्पॉन्स में भी, उसके बाद इनको अप्रूवल दी गई है। और जो फेज़ 1 फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल है दैट विल स्टार्ट अक्रॉस द इंडिया इन जुलाई 2020। ये ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुकी है। ना व्हेन द ट्रायल वाज स्टार्टेड, तो जिसमें मैंने आपको बताया जुलाई में, तो कोवैक्सीन की जो ट्रायल है वो ऑलरेडी 15 जुलाई को स्टार्ट हो गई थी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो एम्स है, वहाँ पे वैक्सीनेटेड और फर्स्ट सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो थे उनको वैक्सीन दिया गया, और उनके जो ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स थे, इम्यूनिटी को है, वो चेक की गई। एंड इंडियन जो कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट है जो कोवैक्सीन, दैट हैज़ क्रॉस्ड द फर्स्ट हर्डल। जो पोटेंशियल लॉन्च होने की ज़रूरत थी, जो सेफ्टी इश्यूज थे, वो सारी चीज़ों को उन्होंने पैरामीटर्स को पार किया है, और आने वाले समय में जो नेक्स्ट ह्यूमन ट्रायल है 2 और 3 के, उसको भी बहुत ही फास्ट ट्रैक तरीके से कंक्लूड किया जाएगा। राइट नाउ व्हाट डज द अप्रूवल मीन फ्रॉम द DSMB। इसका क्या मतलब है, अगर DSMB के साथ अप्रूवल मिल गई है तो उससे क्या वैक्सीन जल्दी मिल पाएंगे लोगों को। इसका मतलब ये है कि जो बोर्ड है उन्होंने ये चीज़ कम से कम कंफर्म की है कि जो वैक्सीन है वो सेफ है, एंड इट इज कैन एडमिशन टू द ह्यूमन एज द हायर डोजेस। इनिशियली जो डोजेज होती है वो कम रखी जाती है, उसके बाद डोजेस के लेवल को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। राइट और जो पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है रोहतक में, उन्होंने भी कुछ डेटा सबमिट किया है 20 पार्टिसिपेंट्स के साथ, और वहाँ पे भी रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। तो इनको भी क्लियरेंस दिया गया है ताकि वो और आगे 15 पार्टिसिपेंट्स के साथ आगे काम कर पाएंगे। Now, the last topic is related to the women right and marriages. This is in the Indian Express, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जहाँ पे वुमेन रिलेटेड इश्यूज जो है मैरिजेस को लेकर के, या फिर उनकी बेसिकली एम्पावरमेंट को लेकर के बारे में बात की गई है कि कैसे द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स्ट इन इंडिया। सो दिस इज़ प्रिसाइजली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जो जनरल स्टडीज़ पेपर 1, और कई बार आप इस तरह की चीज़ों को केस स्टडी में अपने जनरल स्टडीज़ के पेपर 4 में भी यूज़ कर पाएंगे। Now, relationship between the level of education and early marriage has been will understand in this editorial. तो यहाँ पे बात की गई है किस तरह से जो एजुकेशन है और जो मैरिजेज है उसका कितना ज़्यादा कोरिलेशन है। The less people are educated, the more early they get married, right? And the more people are educated, they have the substantial year to get married. So with the higher level of education, women are also empowered to take decision of their family member for their better equipped of the inculcate a safe family life, family planning and safe abortion practices. This can be there, right? नो अगर मेटरनल मेटर्निटी रेट की बात करें, MMR की बात करें, जहाँ पे जो मेटर्निटी मोर्टेलिटी रेशियो है, जो डेथ है मदर की, वहाँ पे जो पहले जो हुआ करती थी वो 556 हुआ करती थी 1990 में, जो कि कम होकर के 122 हो गई है अभी रिसेंट सैम्पल में। और एक पैरेलल डिक्रीज प्रेवलेंस देखा गया है चाइल्ड मैरिजेस में भी, जहाँ पे पहले 58% हुआ करती थी 1970 में आसपास, वो कम होकर के अब 21% हो गई है। बट दिस इज ऑल्सो अ लार्ज नंबर, वी हैव टू मेक इट मोर लेस समवेयर क्लोज टू 5 और 6%, राइट। उसके बात करें वेरिएशन ऑफ स्टेट्स की, अगर बहुत सारे स्टेट्स हैं, ऐसा नहीं यूनिफॉर्मली सब में 21% है, कुछ स्टेट्स में हायर भी देखे गए, जैसे वेस्ट बंगाल में 39% है। उसके अलावा बिहार और झारखंड में जो है वो वेरिएशन देखे गए हैं, राइट। पैन इंडिया इट इज़ 21%, बट ये दोनों जो स्टेट्स हैं, ये 3 स्टेट्स हैं, इनमें वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। और 2015 सिस्टम के मुताबिक जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, जो NFSH4 है, उसके मुताबिक जो अर्बन रूरल डिफरेंसेस हैं दैट हैज़ ऑल्सो गैपन, और जो मैरिज है दैट इज़ 17.5% इन द अर्बन और 13.5% इन द रूरल वुमेन। सो दिस इज़ द करंट सर्वे विच हैज़ कम फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ वेलफेयर। कंसर्न की अगर बात करें तो जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं बेसिकली रिलेटेड टू द इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ, और जो रिस्ट्रिक्टेड पुअर बर्थ आउटकम है, गैस्ट्रेशनल एज है, लो बर्थ वेट है, दैट हैज़ रिमेन अ ग्रेव कंसर्न फॉर द कंट्री लाइक इंडिया। अभी भी यहाँ पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज जो लो बर्थ वेट है बिकॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें जो हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मैल न्यूट्रिशन, राइट। और विथ 3 of the 10 चाइल्ड बिंग LBW, बहुत सारे ऐसे लो बच्चे हैं जो 10 में से 3 बच्चे जो हैं अभी भी लो बर्थ वेट पे, उनका बेसिकली देर बिन
अबॉर्टेड, और जो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है दैट इज 23 per 1000, राइट. दिस इज द लाइव बर्थ और अर्ली मैरिज एंड अर्ली प्रेगनेंसी. तो आप देख सकते हो दीज डेटा इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. 10 में से ऐसे 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि लो बर्थ और लो वेट के साथ वो बर्थ ले रहे हैं. उसके अलावा नियोनेटल मोर्टेलिटी 23 है पर 1000 में, और अर्ली मैरिजेस एंड अर्ली प्रेगनेंसी, दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसर्न. एंड विथ नो एजुकेशन कम होने की वजह से 47.4%, 44.7% वुमेन ऐसे हैं दैट हैज मैरिड बिफोर 18 ईयर्स. तो दिस डेटा इज कोरिस्पॉन्डेड टू 45%. आप इसको 45% का भी डेटा ले सकते हो, वेयर 45% ऑफ द वुमेन आर मैरिड बिफोर 18 ईयर्स. So this is again a very surprising data which is coming. This is all the authentic data. ये कहीं से नहीं ली गई है. ये जो चीज़ एडिटोरियल में बताई गई है वो मैं आपको बता रहा हूँ. नाउ नर्चरिंग द एडोलेसेंस एज की अगर बात करें तो एडोलेसेंस 10 to 19 ईयर्स की जो एज होती है वो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे वो अपने करियर के या फिर अपने एजुकेशन के पीक पे जा सकती है, एक ऑप्टिमम हाइट को अचीव कर सकते हैं अपने करियर में. ऑन एंटरिंग द एज ऑफ प्रेगनेंसी एट दिस एज विल लीड टू द सोसाइटल प्रेशर. उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लिकेशंस हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेकर के, या ऑब्स्ट्रक्शन इन लिवर एंड मोर्टेलिटी. ये सब कारण है बिकॉज ऑफ द low age marriages, right? And the prevalence of malnutrition among the children have borne the adolescents to 18% among the others. So this is where we can nurture the adolescence age. उस टाइम पे ज़रूरत है कि अच्छे से एजुकेशन दी जाए और प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ उनको ग्रो किया जाए. Now what must be done? So there is an urgent need to increase the जो एज है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, मैरिज की एज को. एंड देयर इज नीड टू बी डायरेक्टेड टू डिले द एज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस. तो इसको डिले करने की ज़रूरत है बिकॉज अर्ली बर्थ, अर्ली जो प्रेगनेंसी है दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड फॉर द वुमेन. And a scheme of the universal registration of marriage could be vital for improving the newly married couples and timely information planning and family cares, right? And moreover, जो registration है with Aadhaar can be facilitated to support entry women into the pregnancy with well nourished and right time. So it is very important to make people aware, to make women aware about their right age and the nutrition at which they can carry forward their pregnancy with the family planning. तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि लोगों को ट्रैक किया जाए, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ एक प्रॉपर एज में ही प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए कहा जा सकता है, राइट. सो दिस इज अ थिंग विच गवर्नमेंट हैज़ टू टेक ऑन अ प्रोएक्टिव बेसिस एंड देन ओनली द MMR कैन बी रिड्यूस्ड इन इंडिया. और कुछ एक्ट्स में भी अमेंडमेंट किए गए थे. 1978 पे जो अमेंडमेंट है चाइल्ड मैरिज एक्ट, और जो चाइल्ड बेसिकली प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, वहाँ पे एज वुमेन जो बेसिकली 18 ईयर्स की गई गर्ल्स के लिए और 21 ईयर रखी गई बॉयज़ के लिए. जो टास्क फोर्स थी जो रिव्यू करी थी मैरिज को, दे हैव रिकॉग्नाइज द डाइवर्सिटी दैट में हैम्पर द इम्प्लीमेंटेशन. और जिस तरह से डिले की गई है बेसिकली मैरिजेस एंड प्रेगनेंसी, दैट जस्ट डिपेंड अपॉन द लीगल एज बट रिक्वायर द कंसंट्रेटेड एफर्ट्स टू कीप गर्ल्स लॉन्गर फॉर द स्कूल. ऐसा नहीं है कि 18 के बाद, बिकॉज नाउ अ डेज द एजुकेशन इज बीइंग कंप्लीटेड ऑन 25 ईयर ऑफ एज. एट ऑन एवरेज अगर कोई भी MBA करते हो या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री करते हो तो विद इन 24 और 25 यू विल बी एबल टू कंप्लीट दैट कोर्स. तो दिस शुड बी अगेन इंक्रीज. एक बेसिकली लीगल टर्म पे 18 ईयर्स है, बट जो प्रैक्टिकल में देखें अगर आज के कंटेक्स्ट में कैरियर ग्रोथ को लेकर के, तो 25 ईयर्स से पहले नहीं होनी चाहिए, राइट. और मैं ये बता दूं कि हमने एक डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया अपने टेलीग्राम चैनल पे. हर सुबह आप यहाँ पे अपने जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और शाम तक आप हमें इसके आंसर्स भी भेज सकते हैं जिसके कंप्लीट इवैल्यूएशन दी जाएगी आपको. तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन को चेक करें, यहाँ पे मैंने इसके लिए जानकारी दी हुई है. नाउ कमिंग टू द आंसर्स ऑफ द यस्टरडे क्वेश्चन, जो कल के सवाल हैं उसके क्वेश्चंस की तरफ आगे, आंसर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे. तो जो पहला सवाल था उसके जो करेक्ट आंसर है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर है दैट इज बी. द स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, दैट आर्सेनिक इज हाईली टॉक्सिक इन इनऑर्गेनिक फॉर्म. और जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है, दैट आर्सेनिक इज नेचुरली प्रेजेंट इन द हाई लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इन द नंबर ऑफ कंट्रीज. सो द सोर्स फॉर दिस इज NCERT केमिस्ट्री. नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, यहाँ करेक्ट आंसर सी है. दोनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, दैट NRI बॉन्ड आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द नॉन रेजिडेंट इंडिया हु आर इंटरेस्टेड इन द मनी, सिंस द बॉन्ड ऑफ द हायर रिटर्न they can be used to attract the capital and other assets to fall in the interest of the foreign investor. An NRI bond can be theoretically help to demand rupee and stabilize its value against the dollar. So the source for this explanation is the Hindu and Bindian standard. तो बढ़ते हैं अपने आज के MCQs की तरफ.
तो जो पहला सवाल है वो ज्योग्राफी से है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ. So this is a factual question from the geography. It is a low pressure zone located at equator. It is the most active continental landmass by the day and relatively less active over the oceans. तो आपको बताने हैं करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं, A, B, C या फिर D. So whatever you feel is the correct answer, you can write your answer in the comments down below. Now coming to the second question of the static from the modern history, with reference to Young Bengal movement, consider the following statement. The movement was inspired by the American Revolution and it was launched by the Henry Louis Degenerio, right? So select the correct option, which among the following is correct option, whether 1, 2, both 1 and 2 and neither of them. So write your answer, do participate. Many of you are not participating. So please participate in the question answer series and write your answer in the comments down below. And if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.